चलिए एक बार जल्दी से फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल के द्वारा। बच्चे इसी चीज में ज्यादा कंफ्यूज हैं। हम आपको फिर से बता दें कि यूं मानिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये पूरा का पूरा इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। ये पूरा का पूरा सेल है, अगर मेम्ब्रेन है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से। अब इसी बीच में मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, मान लीजिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इधर भी मान लीजिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। फिर मैंने क्या कहा, जो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, मान लीजिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये। और फिर मैंने कहा कि इसी में बीच में मान लो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पार्सली बरीड है। और इसी में फिर मैंने कहा कि टोटली बरीड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर मैंने समझाया था। मेरा कहना है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड, मान लो कि इधर भी एक फॉस्फोलिपिड है, हियर दिस वन, ये हियर, ये फॉस्फोलिपिड है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। तो मेरा कहना है कि अगर इसके ऊपर पे माथे पे भी मान लो यहाँ क्या है, वही है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड है। तो मेरा कहना है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड अपने आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज करता है जगह को लेकर, कि ये वाला कहता है मैं यहाँ आ जाऊंगा, ये वाला कहता है कि मैं यहाँ आ जाऊंगा, तो ये एक ही लेयर, क्योंकि देखो यहाँ बायोलिपिड का 2 लेयर है, यहाँ पे बायोलिपिड का 2 लेयर है। देखो एक लेयर ये है बायोलिपिड का, एक लेयर ये हुआ और एक लेयर ये हुआ। तो ये एक पूरा लेयर ये है फॉस्फोलिपिड का, सॉरी ये नीचे वाला, ये वाला पूरा एक लेयर है, ऊपर नीचे हो गया डायग्राम। और ये बोला एक पूरा फॉस्फोलिपिड का लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड का तुमको लेयर दिख रहा है, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर में 2 लेयर है। और उसमें यदि एक ही लेयर के अंदर कोई फॉस्फोलिपिड एक इधर से इधर आ जाता है और एक इधर से इधर आ जाता है, तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे कि अच्छा सर एक ही लेयर के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है लेटरल मूवमेंट, इसको बोला जाता है लेटरल मूवमेंट। और अगर ये मूव करेगा तो इसी के मूवमेंट की वजह से इस प्रोटीन का, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मूवमेंट भी हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो धसा हुआ है, वो परमानेंटली फिक्स्ड है एक जगह पर। इंटीग्रल प्रोटीन मूव नहीं कर सकता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मूव करता है, इंटीग्रल प्रोटीन मूव नहीं करता है। तो ये है आपका ये। अब रही बात कि ये वाला ये क्या है, ये लेटरल मूवमेंट, ये वाला भी है प्रोटीन प्रोटीन के बीच में, और ये भी लेटरल मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड के बीच में, क्योंकि प्रोटीन भी अपने ही लेयर के बीच में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है आपस में एक्सचेंज कर लिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही लेयर के बीच में अगर कोई मॉलिक्यूल आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो इसी मूवमेंट को हमने क्या बोला यहाँ पे, हियर दिस वन, कि लेटरल मूवमेंट बिटवीन प्रोटीन लेयर एंड हियर लेटरल मूवमेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड लेयर। बोलो जी शिवानंद, लेटरल मूवमेंट समझ में आया? अब क्या होता है लेटरल मूवमेंट, बोलो बोलो। yes. अब रही बात इसकी, कहाँ गई इसकी, कि अगर ये फॉस्फोलिपिड लेयर इस लेयर से, मैंने बोला ना एक लेयर ये फॉस्फोलिपिड का, एक लेयर ये, यदि फॉस्फोलिपिड यहां से यहां आ जाए और ये वाला फॉस्फोलिपिड को यहां से यहां चल जाए, तो इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत रेयर होता है। और इसको क्या बोलोगे, बिटवीन द लेयर, जबकि लेटरल मूवमेंट को क्या बोले थे, विद इन द लेयर, एक ही लेयर के बीच में मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलोगे, विद इन द लेयर, नहीं बिटवीन द लेयर, क्योंकि विद इन का मतलब है एक ही लेयर के बीच में, तो ऐसा तो लेटरल मूवमेंट है। तो फिर फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलोगे, बिटवीन द लेयर, क्योंकि एक लेयर ये एक लेयर ये, उसके बीच में 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड के जो है मूवमेंट शो कर दिया। तो मन में आता है क्या इसके वजह से फॉस्फोलिपिड भी इधर का इधर आ जाएगा, सॉरी प्रोटीन भी इधर का इधर आ जाएगा? नहीं आएगा, मैंने कहा था नहीं आएगा, कहीं कहीं आ भी जाता है। अब वो फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट की वजह से नहीं आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो अभी बस आप जान लो कि नहीं आता, प्रोटीन नहीं आता, बस इतना याद रख लो, प्रोटीन नहीं आता। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि कुछ ऐसे मोबाइल या हाइड्रोजन कैरियर वगैरह होते हैं जो आ जाते हैं, ठीक है। तो नहीं आता है बस अभी तो आप याद रखो कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में केवल फॉस्फोलिपिड आता है, एक लेयर से दूसरे, ये वाला उसके लेयर, प्रोटीन इसकी वजह से मूवमेंट नहीं करता। रही बात, मैं कह रहा था कल कि इसी फॉस्फोलिपिड मूवमेंट और प्रोटीन के मूवमेंट की वजह से हम ऐसा कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर रखता है। तो एक बात बताओ, शिवानंद माइक ऑन करो, एक बात बताओ हमको, yes. धूल देखो, धूल, धूल, yes, sir. धूल कभी भी देखे हो कि मूवमेंट शो कर रहा हो अगर हवा नहीं चल रहा है तो? no, sir. नहीं। ये देखो क्या कहते हैं, तुमको अगर हम ये बताएं, पानी, पानी,
यस पानी में मॉलिक्यूल कोई भी इजिली मूव कर सकता है या उसको डिफिकल्ट होगा? पानी में सर इजीली मूव अगर मान कर लो सुनो, एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक इंसेक्ट पानी में आ गया, कोई ऐसा इंसेक्ट है यस जो पानी में रहता है, उसको पानी में मूव करने में ज्यादा इजी रहेगा या धूल में पार्टिकल में बीच में मूव करने में ज्यादा इजी रहेगा? पानी में सर पानी में। अब एक लोग कीचड़ है, कीचड़ ना ही पानी है और ना ही वो धूल है, वो क्या है? वो कीचड़ है। अब बताओ इस तीन चीज में, कीचड़, पानी और धूल, इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन सेमी सॉलिड है? कीचड़ सर सेमी सॉलिड हो कीचड़ सेमी सॉलिड है। अब हम कह रहे हैं कि जो सेमी सॉलिड है उसमें लिक्विडिटी नेचर भी है, लिक्विड भी है और उसमें सॉलिड भी है। और अभी तुम खुद बोले कि मूवमेंट लिक्विड में इजी है, तो है ना, यस इजी है लेकिन है ना। और जो सेमी फ्लूइड है, सेमी सेमी फ्लूइड को ही बोलते हैं क्वासी फ्लूइड, करेक्ट वर्ड आता है ना, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड का दूसरा नाम है। तो क्वासी फ्लूइड में लिक्विड नेचर भी है, सॉलिड नेचर भी है, तो क्या लिक्विड नेचर की वजह से वो मूवमेंट्स को नहीं कर सकता है? कर सकता है और अगर कोई सॉलिड पार्ट रहेगा तभी वो किसी का एक स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बन सकता है ना, स्ट्रक्चर का पार्ट बन सकता है ना। पानी से दीवार तो नहीं बनता है ना। अगर कहीं पे आप बाउंड्री दे रहे हो तो वहां पे कोई सॉलिड चीज तो देना ही पड़ेगा ना। तो सेल मेम्ब्रेन में सॉलिड के नाम पे क्या है? प्रोटीन है। और लिक्विड का नाम पे क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड लिक्विड नेचर का होता है। ये जो तुम देख रहे हो ये लाल गोला गोला काला काला, ये फ्लूइड लिक्विड नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब ये फॉस्फोलिपिड। और उसमें प्रोटीन धसे हुए हैं, ये देखो। मतलब कि कल जो चाशनी वाला एग्जांपल दिखाए थे, ये काला काला पूरा चाशनी बना देता है। और उस चाशनी में ये गुलाब जामुन जुबा रहता है, कोई पूरा कोई आधा, तो कोई सरफेस पे तैर रहा होता है। तो यहाँ पे गुलाब जामुन कौन है? ये वाला प्रोटीन है। और चाशनी कौन बनाया? ये फॉस्फोलिपिड बनाया। तो चाशनी जब मूव करता है, चाशनी दो टाइप का मूवमेंट शो करता है, लेटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप। ज्यादातर लेटरल मूवमेंट, 1 सेकंड में 10⁻⁷ मूवमेंट हो जाता है। तो इस चाशनी के मूवमेंट की वजह से गुलाब जामुन भी मूव कर जाता है। तो मूवमेंट तो तभी पॉसिबल है जब लिक्विडिटी हो, लिक्विड नेचर हो। और चूंकि सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री बना रहा है तो उसमें सॉलिड पार्ट भी होगा, तभी बाउंड्री बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड नेचर का है। और यही क्वासी फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन करता है कौन? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्योंकि फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब लिक्विड, और मोजाइक का मतलब सॉलिड। दिस इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और यही प्रूफ करता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के क्वासी फ्लूइड नेचर को। बोलो अब समझ में आया कि क्वासी फ्लूइड क्या है? यस सर रही बात, तुम मूवमेंट मूवमेंट झक रहे थे, हो गया मूवमेंट भी इसी में है, समझ में आ गया होगा मूवमेंट कि अगर एक ही लेयर के बीच में मूवमेंट हो रहा है, ये देखो काली वाली के बीच में, तो ये फॉस्फोलिपिड का लेटरल मूवमेंट। और ये लाल वाली देखो, ये वाली, ये भी यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ से आ सकता है। तो ये एक ही प्रोटीन लेयर के बीच में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन का एक लेयर यहाँ है तो फिर एक लेयर यहाँ है, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ से आ रहा है, एक ही लेयर के बीच में हो रहा है, तो क्या लेटरल मूवमेंट है। और अगर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये भी लेटरल मूवमेंट है, लेकिन एक ही लेयर के बीच में हो रहा है, तो लेटर में। अब फ्लिप फ्लॉप मैंने बोला इससे केवल फॉस्फोलिपिड शो करता है। बोलो अब मूवमेंट भी क्लियर हो गया। यस रही बात कि इस फ्लूइडिटी नेचर की वजह से कौन कौन से फंक्शन हो पाते हैं सेल के, तो मैंने कहा था 5 फंक्शन। पहला क्या? सेल, हाँ बोलो कॉन्ट्राडिक्ट सर हमको हो रहा है। क्या? वो यूवी किनोन वगैरह जो था वो अरे भी तो यही तो बोले एंजाइम। यार, अभी तुमको यही तो बोले कि भूल जाओ, प्लांट फिजियोलॉजी तुम पढ़ लियो, इसलिए यही तो बोले कि यूबी क्विनोन और प्लास्टोक्विनोन मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। और वो जो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और वो मूव कर जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप शो करते हैं। यही तो बोले कि ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बता देंगे। रेयरली ऐसा होता है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप शो करे, यही तो अभी बोले हम तुमको, कल भी बोले थे ये बात। कॉन्ट्राडिक्ट लेकिन नहीं सर हो रहा है। उसमें तो क्या आप बोलो? बताए थे जो कि वो जो एटीपी जो टूटना होगा वो हर एक सेल मेम्ब्रेन पे होगा, हर बिल्कुल एक होगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे होगा। हाँ। यूवी किनोन का रेयर तो कैसे हुआ फिर? अरे यार ये मतलब कि इसको बोल रहे हो तुम कि ये यूबिक्विनोन हर जगह एटीपी बना रहा है, ये बोलना चाह रहे हो तुम? सर आप उसमें एक बात कंक्लूड किए थे ना, एटीपी हर जगह सुनो, बने या ना बने, वो क्या टूटेगा है हर ना, जगह, तो सुनो बता टूटेगा रहे तो दस यूवी दिन किनोन। 10 दिन, सुनो ना, 10 दिन हो गया ना चैप्टर खत्म किया हुआ, इसलिए तुम आधा अधूरा कंसेप्ट बोल रहे हैं। हम तुमको याद दिलाते हैं क्या बोले थे। हम ये बोले थे कि ये जो F0 F1 पार्टिकल है ये हर जगह होता है। ठीक है, सुनना मेरी बात। हम ये बताए थे कि F0 F1 पार्टिकल हर जगह होता है क्योंकि इसमें जो एटीपी सिंथेज है, ये वाला एटीपी सिंथेज एटीपी के तोड़ने में भी काम आता है और एटीपी के बनाने में भी काम आता है, और ये हर जगह होता है।
ये हर जगह होता है। तो जब एटीपी को जब बनाना होता है तब तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा करना होता है, और एटीपी का सिंथेसिस दो ही जगह होता है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एरोबिक है सबके पास है। तो उस दौरान यूबिक्विनोन मूव किया केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही तो बोल रहे हैं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी सारे सेल में ये पूरा स्ट्रक्चर तो है F0 पार्टिकल, लेकिन वहाँ यूबिक्विनोन थोड़ी है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर थोड़ी है। लेकिन वहां फिर ये क्या कर रहा है, वहां ये एटीपी का ब्रेक डाउन कर रहा है, वहां ये एटीपी का ब्रेक डाउन कर रहा है, एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर रहा है, एटीपी का ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करने के लिए है। अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो, अब तुम समझ गए तुम क्या भूल रहे थे, कि इलेक्ट्रॉन यस कैरियर जो होता है केवल ईटीएस जो होता है केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आ गया क्या भूल रहे थे तुम? ये सब जगह मिलता है, यस केवल सर। ये याद रख लिए, लेकिन ये तो भूल गए तुम कि यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब कि एक तरह का मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, तो वो तो केवल ईटीएस में मिलेगा ना, वो तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ये वाला केवल क्लोरोप्लास्ट में। नए वाले बच्चे कंफ्यूज मत हो ये सब डाउट सुन के, ये बात सब तुमको अभी नहीं पढ़ा है, जिनको पढ़ाए इसलिए वो पूछ रहे हैं, तुम लोग को सब चीज पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है? तो वहां पे हम खुद ही कनेक्ट कर देंगे कि देखो देखो, बोले थे प्रोटीन मूवमेंट शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, ठीक है? वो हम आपको अभी तक बस आप इतना याद रखो यार कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में केवल फॉस्फोलिपिड शो करता है मूवमेंट। क्लियर है? रही बात कि हम बोल रहे थे क्या कि फॉस्फोलिपिड सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से कई सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ में हमने क्या बोला था कि मान लो अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर अंदर मटेरियल अपटेक हो रहा है तो साइज तो बढ़ना चाहिए सेल का, तो तभी बढ़ेगा ना, सेल का साइज तो तभी बढ़ेगा ना जब ये कैसा इलास्टिक हो। और इलास्टिक होने का मतलब क्या, पूरा का पूरा सॉलिड ना हो, पूरा का पूरा कोई भी चीज अगर सॉलिड हो जाए तो वो इलास्टिक कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वासी फ्लूइड नेचर का है, ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड। तो अगर मटेरियल अंदर आता जाएगा तो सेल एक्सपांड करती चले जाएगी, उसकी साइज बढ़ती चले जाएगी और वो ऐसा हो जाएगा। मतलब सेल का ग्रोथ जो हुआ है कहीं ना कहीं ये सेल मेम्ब्रेन के क्वासी फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा हमने क्या बताया था याद करो, सेल ग्रोथ के बाद क्या लिया था कल दूसरा फंक्शन, सेल इंटरेक्शन। सेल इंटरेक्शन आपस में हमने कहा था ये सेल वॉल है और ये दूसरी सेल वॉल दूसरे सेल की, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ के प्लाज्मोडेस्माटा बना देता है। तो ये तो तभी संभव है ना कि जब ये सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की हो, तो ये फ्लूइड इधर से बहता बहता इधर से सेमी फ्लूइड नेचर का है, ये इधर से आया एक दूसरे को टच कर लिया, ये भी इधर से आया एक दूसरे को टच कर लिया, फाइनली एक ट्यूब बन गया जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। इंटरकनेक्शन, सेल एक सेल दूसरे सेल से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। और याद करो जब ये वर्ड आता है ना सेल इंटरेक्शन, तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर सेल इंटरेक्शन में हेल्प कौन करता है एक्चुअल में, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? क्योंकि आप सेल वॉल के फंक्शन में भी पढ़ाए थे सेल इंटरेक्शन में हेल्प करना। देखो अगर एक चूज करना हो ना तो चूज क्या करना पता है, सेल इंटरेक्शन अगर वर्ड हो तो आप बोलोगे सेल वॉल। बताते हैं क्यों बोलोगे। सेल वॉल ने ही इस पहले सारे एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ा और खुद अपने उस जगह पर क्या हुआ, डिजोल्व हो गया, और डिजोल्व होने के बाद खुद डिजोल्व हुआ तब जाके प्लाज्मोडेस्माटा को बनने का मौका मिला। तो ऐसे कहते हैं सेल इंटरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। बट आप अगर यूं देखोगे तो प्लाज्मोडेस्माटा तो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और इसी की वजह तो एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, एक्सचेंज, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो पा रहा है। तो अगर सेल इंटरेक्शन एक नजरिए से देखा जाए तो ये सेल वॉल का भी फंक्शन दिख रहा है और सेल मेम्ब्रेन का भी, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने सेल वॉल में लिखा है तो आप कहते हो कि सेल इंटरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल और यही आंसर मारोगे, लेकिन हकीकत क्या है कि ये दोनों का फंक्शन है। और रही बात कि इस यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो एक दूसरे का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, इसको मोर करेक्टली वर्ड क्या दें, तो इसको आप मोर करेक्टली वर्ड दे देना क्या, सेल एक्सचेंज, सेल मटेरियल एक्सचेंज। लो ये ज्यादा करेक्ट सही हुआ। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक सेल दूसरे सेल के साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, और इसमें सेल वॉल का भी रोल है, सेल मेम्ब्रेन का भी रोल है, दोनों का ही रोल है, ठीक है। तो रही बात कि इसमें आपको प्लाज्मोडेस्माटा बनाने में मदद किसने किया, सेल मेम्ब्रेन, वो तभी बन पाया जब सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड था। तीसरा मैंने क्या बताया था कल, जल्दी बोलो, तीसरा बताना था, तीसरा बताना था, है ना? तो आ जाओ एक टर्म आज समझा देते हैं अच्छे से, पानी देना उधर से, एक टर्म समझा देते हैं अच्छे से, क्योंकि ये चीजें बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगी आपको। हेडिंग डाल लोगे सब बच्चे अपने नोट्स में, फेगोसाइटोसिस।
और ये ऐड करना है आपको नोट्स में। मैंने कहा था ना कल कि ये वाला एक पूरा का पूरा पेज लिखना है। कहां पर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होने के पहले। कहां पे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद और ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होने के पहले ये वाला पूरा मटेरियल ऐड करना है। हेडिंग मैंने कल डाल दिया था, हेडिंग कल मैंने डाल दिया था, ये दोनों कल पढ़ाई दिया था, रिवीजन कराया है। आ जाओ, यहां से पढ़ाना है हमको। क्या है तीसरा? फेगोसाइटोसिस। सिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। सेल के द्वारा प्रोसेस। रही बात साइटो मतलब सेल, और इधर ये सिस। फेगोसाइटोसिस वर्ड मत बोलो यहाँ पे, अभी तो बस इतना बोलो एंडोसाइटोसिस। रही बात एंडोसाइटोसिस। रही बात कि एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, इन। मतलब सेल के अंदर जाने की कोई प्रोसेस। इन बोलो या एंट्री बोलो, इन बोलो या एंट्री बोलो, एक ही चीज है। मतलब सेल के अंदर जाने की कोई प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। और पता है इस एंडोसाइटोसिस में मदद करेगा आपका सेल मेम्ब्रेन। और सिर्फ एंडोसाइटोसिस में ही नहीं, एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा। तो एक्सोसाइटोसिस को भी मैं ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ। एक्सो, फैन चला दो, एक्सोसाइटोसिस। सिस का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। सिस का मतलब, मैंने कहा सिस का मतलब प्रोसेस। सिस का मतलब प्रोसेस होता है। सिस का मतलब प्रोसेस। साइटो का मतलब सेल। रही बात एक्सो का मतलब आउट, आउट यानी कि एग्जिट। और इस दोनों काम में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक्चुअल में तीसरा फंक्शन था, तीसरा फंक्शन था। सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एंडोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, ये दो प्रकार का प्रोसेस होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, फेगो फेगो एंडोसाइटोसिस, फेगो एंडोसाइटोसिस। या फिर लो मैं इसको मोर करेक्टली लाइन ऐसे बना देता हूं कि एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का, ठीक है, और फिर एक्सोसाइटोसिस भी दो प्रकार का, ठीक है। फेगो एंडोसाइटोसिस और एक होगा टीनो एंडोसाइटोसिस। फिर इधर होगा फेगो फेगो एक्सोसाइटोसिस और फिर इधर होगा टीनो, वही एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं यहाँ पे? पीनो एक्सोसाइटोसिस। अब आओ एक एक वर्ड का मतलब समझाते हैं। एक्चुअली इस फेगो का मतलब होता है सॉलिड और पीनो का मतलब होता है लिक्विड। पीना पीते हो कि खाते हो? पीना मतलब पीना, मतलब लिक्विड की सॉलिड, लिक्विड। फेगो मतलब सॉलिड होता है, फेगो मीन्स सॉलिड, और पीनो मतलब लिक्विड। रही बात कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अभी तो बता ही दिया। एंडो का मतलब अंदर, मतलब इन। साइटो का मतलब सेल, और सिस का मतलब प्रोसेस। सिस का मतलब प्रोसेस। अब समझ ही चुके होगे तुम। यहाँ पे भी एंडो का मतलब इन या एंट्री, साइटो का मतलब सेल, और सिस का मतलब प्रोसेस। सिस का मतलब प्रोसेस। एक्सो का मतलब आउट, साइटो का मतलब सेल, और सिस का मतलब प्रोसेस, प्रोसेस। एक्सो का मतलब आउट, साइटो का मतलब सेल, और सिस का मतलब प्रोसेस। अब आओ डेफिनेशन खुद बना लोगे, डेफिनेशन खुद बना लोगे। फेगो एंडोसाइटोसिस में क्या बोलोगे? अरे स्टेट वर्ड में सब कुछ दिख रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री इन, मतलब एंट्री ऑफ सॉलिड पार्टिकल it is the
प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब भाई इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन हम बोल देते हैं, जब तुम लिखोगे कॉपी में तो लिख लेना, जब तुम लिखोगे तो वीडियो सुनकर लिख लेना। मैं सबका डेफिनेशन बोल देता हूँ, लिख के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं है। यदि कोई सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन की मदद से अंदर जाए, सॉलिड पार्टिकल अंदर जाए मतलब फेगो एंडो, फेगो मतलब सॉलिड, एंडो मतलब अंदर, अंदर जाना, साइटोसिस मतलब सेल का प्रोसेस। यदि कोई लिक्विड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाए तो लिक्विड मतलब पीनो, एंडो मतलब अंदर, तो पीनो एंडोसाइटोसिस। यदि कोई सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आए तो फेगो एक्सोसाइटोसिस। यदि कोई लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड मतलब पीनो, यदि कोई लिक्विड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर आए तो पीनो एक्सोसाइटोसिस। चारों डेफिनेशन सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करो। कल नोट्स में लिख लेगा फाउंडेशन वाला सब, फाउंडेशन वाला सब नोट्स में लिख लेगा ये बात, वीडियो सुनकर लिख लेना अपना यूट्यूब से। रही बात, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, और डायग्राम जो है तुमको डेफिनेशन के बाद, देखो तुमको क्या करना है, इसके नीचे सबका डेफिनेशन लिख लेना है वीडियो सुन के। हमने समझा दिया, एक बार बोल देते हैं डेफिनेशन फिर से। फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यही है फेगोसाइटोसिस, फेगोएंडोसाइटोसिस। ऐसा ही सबका बना लेना। तीनों एंडोसाइटोसिस में क्या लिखोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ लिक्विड इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तीनों एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन, फेगोएक्सोसाइटोसिस, इट इज द रिमूवल ऑफ solid particle out from the cell through the cell membrane, is called as phagoexocytosis. Pinoexocytosis, removal of liquid particle from the cell by the help of cell membrane is called as pinoexocytosis. और डायग्राम से समझाते हैं, डायग्राम से चारों का चारों, डायग्राम से मोर करेक्टली समझ में आएगा आपको। ये रहा आपका क्या, एंडोफेगोसाइटोसिस, एंडोपिनोसाइटोसिस, और फिर इधर वो दोनों। मैं कह रहा हूं कि यह एक सेल है, मैं कह रहा हूं कि आपके सामने यह एक सेल है, ठीक है। चारों के सामने मैं चार चार कंडीशन रख रहा हूं, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं कि चलो भैया आपके सामने मैंने ये ला के कुछ मटेरियल रखा, मैं कह रहा हूं आपके सामने मैंने एक मटेरियल रखा, ठीक है भाई, लो। फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई मटेरियल है, फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई मटेरियल है, ठीक है। अब मैं लेबलिंग कर दे रहा हूं कि ये जो भी मटेरियल है वो सॉलिड है और ये जो भी मटेरियल है वो लिक्विड है, मैंने ऐसा कहा। फिर मैंने कहा ये जो भी मटेरियल है वो सॉलिड है, सेल के अंदर है, और ये जो भी मटेरियल है वो लिक्विड है, सेल के अंदर है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हो इस पूरी की पूरी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लिया जाए, सेल अगर चाहता है तो इसको पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कराया गया, देखते चलना हो क्या रहा है। और अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट करेगी। कैसे, तो मैं दिखा रहा हूं, जल्दी से देखो, ऐसे 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 अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है। और ये पार्टिकल उसमें जाके फिट होगा। फाइनली होगा क्या, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ऐसे, ये पूरा का पूरा ये सेल मेम्ब्रेन, और ये उसमें आ गया वो पार्टिकल, कौन भाई, जो अभी आपको बाहर दिख रहा था, सॉलिड पार्टिकल। क्या हो गया ये, हाँ ठीक हो गया। ये क्या है, ये क्या है, वो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल। अभी जो आया है अंदर, अभी जो आया है अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन में लिपट रहा है धीरे धीरे। फाइनली वो क्या होने वाला है, फाइनली वो इस तरीके से होने वाला है, सेल मेम्ब्रेन। फिर देखो ये आप आपस में एक दूसरे को टच करते जाएगी धीरे धीरे, देख रहे हो, एक दूसरे को टच करते जाएगी। फाइनली सेल मेम्ब्रेन दूसरे को टच कर जाएगी और ये अंदर पहुंच जाएगा, सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। यही प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस है फेगोएंडोसाइटोसिस।
और ये जो बना ना, ये पूरा, इस पूरे को कहते हैं, ये जो पूरा आपका सामने बना है, इस पूरे को कहते हैं फेगो एंडोसोम। फेगो फेगो एंडोसोम। क्या है ये? फेगो एंडोसोम इज अ सॉलिड मटेरियल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। कहां से है? सेल मेम्ब्रेन। जब अंदर घुस रहा था सेल मेम्ब्रेन चारों ओर उसको लिपटा ली थी। बोलो, प्रोसेस ऑफ फेगो एंडोसाइटोसिस समझ में आया सबको? हाथ खड़ा करो। शिवानंद, तुमको समझ में आया? यस सर। अब बात रहा इन सब में, तो क्या यार, इन सब में हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। सारा डायग्राम तुमको नोट्स में बनाना है, फाउंडेशन वाले। हम सारा नहीं बना रहे हैं, लो एक बार जल्दी से फास्ट बना देते हैं। कि इसमें क्या होगा कि लिक्विड पार्टिकल पहले आएगा यहाँ पे है, लिक्विड पार्टिकल आके साथ में यहाँ पे पहले सेल मेम्ब्रेन के पास जुड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे इनवेजिनेशन दिखाना स्टार्ट कर देगी। इसको तुम क्या लिखोगे? इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ इनफोल्डिंग, इनवेजिनेशन ऑफ सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तुम सारे डायग्राम में लिखोगे। फाइनली क्या होगा कि वो इस तरीके से, अरे यार ये क्या हो गया, फाइनली क्या होगा, वो इस तरीके से अपने वो अंदर लेना कोशिश कर रही है। लिक्विड पार्टिकल इस बीच में फंसते जा चले गए हैं। जो भी लिक्विड पार्टिकल है अंदर लेना, तुम बोलोगे सर क्या सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता? अरे नहीं कर सकता, इसलिए तो इस तरीके से अंदर ला रहे हैं ना। जो मटेरियल डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता उसको अंदर लाना है, तो ये तरीका। और ये सब में नहीं होता, सारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये चीज नहीं होता है। जहां होता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ होता है। मैं तो अभी अब प्रोसेस समझा रहा हूँ, बस प्रोसेस समझो। फाइनली वो अंदर आया और उसके बाद फिर ये फाइनली बन के ऐसे तैयार हो गया। ये अंदर में ये, और इसके अंदर में वो लिक्विड जिसको आना था। और यहाँ पे आप इसका क्या नाम रखोगे, जल्दी बोलो। इसका नाम रखोगे क्या? पीनो एंडोसोम। तो ये वो अंदर आने की प्रोसेस। अब ऐसे ही बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो इसको सटाओ, इसमें पहले इसमें सटाओगे तो यहाँ इनवेजिनेशन हुआ था, यहाँ एक्स वेजिनेशन दिखा दोगे। लो, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, पहले इस तरीके से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगेगा है। लो, इसको क्या बोलोगे? एक्स वेजिनेशन। एक्स वेजिनेशन ऑफ क्या? सेल मेम्ब्रेन। फाइनली वो मटेरियल जो सॉलिड है जिसको बाहर निकालना है वो इसमें फंसता जा रहा है धीरे धीरे, और फाइनली क्या हुआ, बाहर निकल गया। और वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बाहर निकला है, बाहर निकल गया। और सेल मेम्ब्रेन एज इट इज रह गई। सेल आपस में टच हो गई सेल मेम्ब्रेन। और ये जो मटेरियल बाहर निकला, आप इसको चाहो तो इसको वैसे ये कोई भी मटेरियल होगा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा ये, तो इसको आप चाहो तो बोल सकते हो आप इसको क्या, सॉलिड है तो फेगो एक्सोसोम बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है इनफैक्ट। ठीक है। और ऐसे कैसे, फिर इधर ये लिक्विड को बाहर करना है तो पहले इस लिक्विड को क्या करोगे, इसमें सेल मेम्ब्रेन में सटाओगे। सटने के बाद क्या होगा कि वही एक्स वेजिनेशन, वहां इन वेजिनेशन था, यहाँ एक्स वेजिनेशन हो गया। और उससे क्या होगा कि ये बाहर चला जाएगा है। और उसके बाद क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे को फिर टच कर लेगी। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की कमी नहीं है। और इसको आप चाहो तो बोल सकते हो क्या, पीनो एक्सोसोम। बोलो, चारों प्रोसेस सबको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। सर ऑस्मोसिस में भी जैसे लिक्विड वाले केस में हुआ था वो हमेशा ऑस्मोसिस होगा अभी या नहीं फिर? लाना है, ऑस्मोसिस ऐसा नहीं होता है। वो ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट है, वो एक्सचेंज नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट है। मतलब एक्सचेंज थ्रू ट्रांसपोर्ट है वो। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो अभी बताएंगे, ऑस्मोसिस अभी बताएंगे। और अब रही बात कि सर ये पर्टिकुलर जो 4 प्रोसेस आप बताए, फेगो एंडोसाइटोसिस, पीनो एंडोसाइटोसिस, फेगो एक्सोसाइटोसिस और पीनो एक्सोसाइटोसिस, ये सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है? अरे भैया, ये जो इनवेजिनेशन आपको दिख रहा है और ये जो एक्स वेजिनेशन दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन अगर सेमी फ्लूइड नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। इसी से प्रूफ होता है। तो फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ लाइन लिख दोगे, द इनवेजिनेशन एंड एक्स वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन
of cell membrane during endocytosis, अब वो समझ जाइए आप, फिगो फेगो या वो है तीनों है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस respectively proves fluid nature of fluidity of y होगा fluidity of सेल मेम्ब्रेन। बस उसके बाद ये लाइन आप लास्ट में स्टार डाल के लिख देंगे। तो तीसरा फंक्शन भी समझ में आ गया, बोलो जल्दी, सब लोग बोलो जल्दी से, तीसरा फंक्शन समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो जल्दी से, क्लियर? तो ये डायग्राम का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो खटाखट, जल्दी से 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन वगैरह लिख लेगा, नहीं तो कल गर्दा छोड़ा देंगे सब फाउंडेशन वाले का, धूल उड़ा देंगे ना मार मार के, ना लिख लेगा कल सब डेफिनेशन नोट्स में, छुट्टा ना चाहिए कुछ भी। चलो ये आ जाओ, ये उसी के बाद वही टेबल में कंटिन्यू कर देना है, चार्ट टेबल बना लेना, वही टेबल में कंटिन्यू कर देना है डायग्राम। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्लिक। ये है तुम्हारा फेगोसोम और ये तुम्हारा। नेक्स्ट लो जल्दी से, लास्ट में लिख लोगे पॉइंट टेबल के बाद, 1 2 3 क्लिक। चलो मिलते हैं नए मीटिंग में, इतना पढ़ो जल्दी से।